Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. नमस्कार दोस्तों, फोरम लर्निंग हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। द हिंदू से 3 टॉपिक मैंने लिया डिस्कशन के लिए। ये तीनों ही टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए सेम सेक्स मैरिज का जो अभी डिबेट चल रहा है, उसको लेके सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठे एक स्वर में वो लोग इस व्यवस्था का, सेम सेक्स मैरिज का, इसका विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने पिटिशन फाइल किया है, पार्टी बनने की गुहार की है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो धर्म गुरु हैं इनका क्या आर्गुमेंट है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब तलब किया था, तो हम ये भी देखेंगे कि सरकार ने क्या जवाब दिया है और किस ग्राउंड्स पे जो LGBTQ कम्युनिटी है वो अपने मैरिज को रिकॉग्नाइज करने का डिमांड कर रही है। ये होगा हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा आज का 6G को लेके। सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है 6G के प्लान को लेके, कैसे 6G को इंडिया में लाना है, कब तक उसको रोल आउट करना है, क्या गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स, उसके बारे में हम देखेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है आज के डिस्कशन का वो है इंडिया भूटान को लेके। देखिए, भूटान ने चाइना से अपने कुछ एग्रीमेंट्स रिवाइव किए हैं। बेसिकली उन्होंने बॉर्डर पे टॉक्स रिवाइव किए हैं और जल्द से जल्द अपना बॉर्डर टॉक्स को कंक्लूड करना चाहते हैं। अब भारत के लिए डर इस बात का है कि क्या डोकलाम उसमें इंक्लूडेड है, टॉक्स में, उस बातचीत में क्या डोकलाम इंक्लूडेड है, और अगर इंक्लूडेड है तो क्या चाइना स्वैप करना चाहता है कि अगर नॉर्दर्न एरिया जो भूटान का नॉर्दर्न एरिया उस पर क्लेम छोड़ दे और डोकलाम को ले लें। ये सबसे बड़ा खतरा होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला टॉपिक, और जो भी कंटेंट है, जो एक एक पेज का सिनॉप्सिस मैंने बनाया है, इन सब सारे पेजेस को कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी का, वहां पे जाएं, आप उसको डाउनलोड करें। वो टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है सेम सेक्स यूनियन को लेके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है, सेम सेक्स कपल्स ने फाइल किया है और उनका कहना यह है कि जो सेम सेक्स मैरिज है यानी समलैंगिक विवाह है, उसको भी जो कानून उसको भी रिकॉग्नाइज करे, उसको भी जो हक मिलते हैं कानूनी रूप से बाकी सारे हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, वो सारे हक उनको भी दिए जाएं। और इन्होंने डिमांड किया है। देखिए, इंडिया में जितनी भी शादियां होती हैं, शादियां जो रजिस्टर की जाती हैं वो 2 तरीके से रजिस्टर की जा सकती हैं। एक होता है पर्सनल लॉ, ठीक है, एक होता है पर्सनल लॉ और दूसरा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। कोई भी अगर इंटरफेथ कपल है, वो पर्सनल लॉ में अगर नहीं कर पा रहा है अपना शादी रजिस्टर, इनफैक्ट नहीं कर पाएगा, उसको जो है वो अपना 1954 वाले एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करा सकता है। चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे इंटरफेथ कपल्स हो, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं, सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, उसमें कहीं भी समलैंगिक विवाह की बात नहीं की गई है। जितने भी विवाह की उसमें बात की गई है उसमें ओपोजिट जेंडर्स के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने डिमांड किया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसमें इनकी शादी को रजिस्टर किया जाए। अब देखें, इन्होंने क्या ग्राउंड्स रखे हैं, किस आधार पर इन्होंने ये डिमांड किया है। पहला जो आधार है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आपका एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में आता है ये राइट टू प्राइवेसी। और इनका कहना यह है, देखिए, नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये आयास लगाया जा रहा था कि अगर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो जो अगला स्टेप होगा वो समलैंगिक विवाहों का कानूनी तौर पर उनको रिकॉग्नाइज करना डिमांड होगा। तो इसी को ध्यान में रखते इन्होंने डिमांड किया। पहला ग्राउंड क्या है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा है कि किसका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, किसका जो चॉइस ऑफ पार्टनर है वो क्या है, ये सरकार से, ये किसी और से लेना देना इस बात का नहीं है। तो चॉइस ऑफ पार्टनर क्या है, कौन किससे शादी करता है, ठीक है, ये किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है, ये अंडर राइट टू प्राइवेसी आता है। समाज को या धर्म को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किससे शादी करता है। ये इनका पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। अब राइट टू इक्वालिटी यहां पे कैसे आया, देखें,
अभी तक जो शादियां होती हैं, जो कानून जिनको रिकॉग्नाइज करता है वो होता है हेटेरोसेक्सुअल शादियां, मीन्स की बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन उनके बीच में। अभी जो शादियां हो रही हैं ये होमोसेक्सुअल कपल्स की बात हो रही है। इनका कहना यह है कि जो अधिकार, अगर कानून ने अधिकार दिया है शादी करने के लिए हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, तो होमोसेक्सुअल कपल्स को भी शादी का करने का अधिकार मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन, उसका खंडन है। ठीक है, फिर यहाँ पे लोग आर्टिकल 14 का भी आर्गुमेंट पेश किए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब तलब किया है, गवर्नमेंट से भी पूछा है, जो धर्मगुरु उन्होंने अपनी पेशकश की है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कि जो धर्मगुरु इन्होंने क्या कहा है। देखिए यहाँ पे चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के धर्मगुरु हों, चाहे जैन हो, क्रिश्चियन हो, सभी एकजुट हो गए हैं इस सेम सेक्स मैरिज का विरोध करने के लिए, समलैंगिक विवाह का विरोध करने के लिए। अच्छा, ये किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? जो पहला इनका विरोध करने का कारण है कि जो प्राकृतिक परिवार की व्यवस्था है उसके खिलाफ है ये। परिवार में पिता होते हैं, माता होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, लेकिन अगर समलैंगिक विवाह होने लगे तो ये सारी जो व्यवस्था है ये नष्ट हो जाएगी। तो इनका कहना यह है कि जो हमारी जो सभ्यता है इसमें कहीं ना कहीं परिवार इस सभ्यता का केंद्र रहा है हमेशा से, और कहीं ना कहीं सरकार भी परिवार व्यवस्था को बचाने की कोशिश की है। आपको उदाहरण से बता दें कि जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, यूनाइटेड फैमिलीज होती हैं, उनको टैक्स में भी छूट मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार व्यवस्था के अगेंस्ट है ये, उसके खिलाफ है ये। दूसरा कारण है कि कहीं भी किसी भी धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी समलैंगिक विवाह की बात नहीं की गई है। जहां भी बात की गई है वहां ऑपोजिट जेंडर्स के बीच में बात की गई है कि एक बायोलॉजिकल मैन है और बायोलॉजिकल वुमन है, वहां पे बात की गई है। तो जितने भी धर्मों में जिस तरह से शादियां रचाई जाती हैं, जो उसमें रिचुअल्स का इस्तेमाल होता है, उसमें सिर्फ जो शादियां होती हैं वो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में होती हैं। ये है इनका दूसरा कारण। तीसरा इन्होंने रीजन दिया है कि देखिए इंडिया में जो मैरिज है संतान पैदा करने के लिए होता है, परिवार बढ़ाने के लिए होता है। जो परिवार है, खानदान, उसको बढ़ाने के लिए होता है। शादी मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है। इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिक्रिएशन। अगर मनोरंजन किसी को चाहिए तो वो संबंधों में जा सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, लेकिन शादी का अधिकार नहीं होगा उसके पास। तो जो शादियां हैं, अच्छा, अगर परिवार बढ़ना है तो परिवार कैसे बढ़ेगा? तो जब तक एक बायोलॉजिकल वुमन और बायोलॉजिकल मैन नहीं रहेगा तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनका जो तीसरी बात इन्होंने कहा है कि जो शादी की संस्था है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, संतान की उत्पत्ति या फिर परिवार को बढ़ाने के लिए है। और चौथी बात इन्होंने ये कही है कि जो दैट द बेसिक फीचर ऑफ मैरिज इज मैरिज बिटवीन टू अपोजिट सेक्सेस। जो बुनियादी विशेषता है किसी भी शादी की, किसी विवाह की, वो अपोजिट सेक्सेस में होता है। और तभी जाके जब एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में शादी होगा, तभी जाके जो शादी से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो पैदा होते हैं। अधिकार कैसे? लाइक गार्जियनशिप, एडॉप्शन, जितना भी प्रॉपर्टी को लेकर अधिकार होते हैं। अगर कभी डिवोर्स होता है तो पत्नी का क्या अधिकार हो सकता है, पति का क्या अधिकार हो सकता है, ये सारी बातें तभी निकल के आती है। सारे जो अधिकार हैं ये तभी पैदा होते हैं जब शादी दो अपोजिट सेक्सेस के बीच में की जाए। तो बेसिकली, अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई बात हमारी सभ्यता में नहीं रहा है। हमारे जो स्टेब्लिश्ड वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है ये। तो बेसिकली इन्होंने 4-5 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स रखे हैं। पहला है कि दिस इज अगेंस्ट नेचुरल फैमिली ऑर्डर। फिर है कि ऐसी कोई बात स्क्रिप्चर्स में नहीं की गई है। तीसरी बात है कि मैरिज जो है एक मनोरंजन का संस्था नहीं है, एक परिवार को आगे बढ़ाने का संस्था, एक व्यवस्था है जो सदियों से चला आ रहा है, 3-4 हजार साल से चला आ रहा है। चौथा जो आर्गुमेंट है कि जो बुनियादी विशेषता है किसी भी शादी का, उसका विशेषता ये है कि शादी हमेशा एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के बीच में होती है, और तभी जाके जो सारे अधिकार हैं शादी संबंधित वो पैदा होते हैं। इससे पहले लगभग 2 सप्ताह पहले मार्च 12-13 तारीख को गवर्नमेंट ने भी अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में। और गवर्नमेंट का कहना यह था कि भारत में शादी हमेशा एक पुरुष और एक महिला के बीच में होता रहा है। एक तरह का एक होली यूनियन है ये।
अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें यही बात की जाती है कि शादियां इसलिए होती हैं कि लोग एक दूसरे की मदद कर सके मोक्ष की प्राप्ति में, मीन्स के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी शादियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गंधर्व विवाह। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि शादी एक संस्कार है। जितने भी हिंदू लोग हैं उनके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। 4 संस्कार बर्थ से पहले ही हो जाते हैं और अंतिम संस्कार मृत्यु के समय होता है। इसी में से एक संस्कार शादी भी होता है। तो ये सारे संस्कार होते हैं, ये इवेंचुअली जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, उसके लिए होता है। तो एक ही होली यूनियन है और संस्कार है। दूसरी बात गवर्नमेंट ने ये कही कि लॉ ने जो कानून है, अगर हिंदू कोड बिल बना, चाहे शरीयत एक्ट है मुस्लिम्स के लिए, चाहे इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है, जितने भी ये पर्सनल लॉज बने हैं शादी के लिए, कानून ने सिर्फ इनको कोडिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कानून ने ही पैदा किया हो। ये व्यवस्थाएं सदियों से थी, कई हजार सालों से थी। कानून ने सिर्फ उनको कोडिफाई किया है, उनको लीगल रिकॉग्निशन दिया है, और उसमें जो भी पार्टीज है, जो पति पत्नी है, बच्चे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। साफ साफ क्लैरिटी हो गया है, अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो कानून ऐसे ऐसे अपना काम करेगा। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि कानून ने नहीं बनाया है शादी की व्यवस्था, शादी की व्यवस्था पहले से रही है, कानून ने सिर्फ उसको कोडिफाई कर दिया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने फिर यह भी कहा है कि अगर कहीं भी जो पहले से कस्टम आता रहा है, जो एज ओल्ड रिचुअल है, कस्टम प्रैक्टिसेस हैं, ये पहले से स्टेब्लिश रहे हैं, कानून ने इसको कोडिफाई किया है, और अगर इसमें कुछ बदलाव लाना है तो वो पार्लियामेंट लाएगा, जुडिशरी नहीं लाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल ओवररीच है उसको सरकार प्रीएम्प्ट करना चाह रही है कि जुडिशरी से गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर इसमें कुछ बदलाव आएगा तो वो विधायिका करेगी, जुडिशरी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जिन्होंने डिमांड किया है सेम सेक्स मैरिज का लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए, उन्होंने किस ग्राउंड्स पे डिमांड किया है। क्योंकि देखें, अभी तो सिर्फ रिकॉग्निशन की बात हो रही है, लेकिन कल को अगर मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो फिर से बात होगी कि अगर कल को डिवोर्स होता है सेम सेक्स कपल्स में तो किसका क्या अधिकार होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में शादियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कानून महिलाओं के पक्ष में ज्यादा बात करता है। कभी भी डिवोर्स होगा तो उनका कितना प्रॉपर्टी में शेयर होगा, उनको एलमनी कितना मिलना है, तो तमाम चीजें जो हैं महिलाओं की ज्यादातर पक्ष में होती हैं। लेकिन अगर सेम सेक्स कपल्स में शादी होगी तो कानून फिर किसकी अधिकार की बात करेगा। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको डिसीजन देता है। क्योंकि अभी तक दुनिया भर के 29 से भी ज्यादा देशों में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, और इनमें से ज्यादातर देशों में वहां की जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, लाइक सुप्रीम कोर्ट वहां की, उन्होंने पहले इसको रिकॉग्नाइज किया है। फिर उन्होंने आदेश दिया है विधायिका को कि वो उस पर जो भी कानून है उसको अमेंड करके उसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। तो ये बात थी सेम सेक्स मैरिजेस की। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो 6G को लेके, 6th जनरेशन। अभी जो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, वो 4G को लेके हैं। 5G रोल आउट हुआ है काफी सारे शहरों में, लेकिन 5G अब तक बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, प्रिलिमिनरी लेवल पे है ये। लेकिन गवर्नमेंट 6G विजन को लेके, 6G को लेके काफी प्रोएक्टिव होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब कुछ कारण है कि क्यों सरकार इतनी प्रोएक्टिव दिख रही है। तो देखें, 6G का विजन, 6G का मतलब ये है कि जितना भी टेलीकम्युनिकेशन होता है, जो भी डाटा का ट्रांसफर होता है, आप वेबसाइट पे गूगल का यूज करते हैं, जो भी आप काम ऑनलाइन करते हैं, सारी चीजें सुपर फास्ट हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे 5G लाने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो होने लगेगी। रोबोटिक सर्जरी के लिए बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो कई सारे जो मेडिकल की सुविधाएं हैं या फिर कई सारे जो सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, वो 5G जब आ जाएगा तो काफी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने 22 मार्च को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इन्होंने इसमें कुछ कारण बताए हैं कि क्यों हम 6G लेके आना चाहते हैं। कुछ इन्होंने छोटे गोल्स भी सेट किए हैं, और इन्होंने फिर उसमें
कि ये भी बताया है कि कैसे 6G जो है डिफरेंट होगा 5G से, और कौन कौन ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुके हैं, उनको 2-3 साल हो गया 6G पे काम करते हुए। देखें, पहली बात है कि गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है 5G से 6G पे तेजी से जंप करने का। पहला कारण है कि एज्यूम लीडरशिप इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर 6G। देखिए, 5G तक जो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन का जो भी स्टैंडर्ड है, चाहे वो इक्विपमेंट्स को लेके हो, चाहे वो टेलीकॉम गियर्स के लेके हो जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है अलग अलग इक्विपमेंट्स का, उसकी बात हो, चाहे फ्रीक्वेंसी वगैरह को लेके हो, ये सब जो है दुनिया भर की जो मेजर कंट्रीज हैं जो जिनका सिस्टम एडवांस है, जिनका रिसर्च एडवांस है इस फील्ड में, वो सब स्टैंडर्ड सेट करती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब जो है हम एक इसमें प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे और जो भी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज हैं, फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज में हम भी अब रिसर्च करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना यह है कि एक हम रिसर्च पाथवे डेवलप करें। रिसर्च पाथवे मतलब कि जो भी इस सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में और इजी कर सकता है, 6G को लाना और आसान कर सकता है। तो जो एकेडमिया है इंडिया में, जो कंपनीज हैं टेलीकम्युनिकेशन, उनके पास जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसका इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ 6G से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम डेवलप करें, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो भी इंडिया की कंपनी से जो इंजीनियर्स हैं, कैसे वो जब भी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो जो भी कंट्रीज कैपेबल हैं उनको इनवाइट किया जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि अब जब 6G से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे तो गवर्नमेंट यहां से भी जो कंपनीज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको इंकरेज करेगी वहां पे जाके उसमें उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, कि इंडिया से रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसको उसमें इंक्लूड किया जाए। तो पहली बात यह है कि एज्यूमिंग लीडरशिप इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर 6G। अभी तक सिर्फ हम रिसीव करते थे कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, अब उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी हिस्सेदारी हम उसमें रखेंगे। ठीक है, पहली बात यह हुई। दूसरी बात यह है कि देखें, अभी तक जैसे जैसे हम 2G से लेके 4G की तरफ गए हैं, तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, अगर 2G में एज्यूम करें अगर 300 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है, तो 4G में 2000 से भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, 2000 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर की। तो होता क्या है कि कभी भी देखें, अब अगर मैं उदाहरण तौर पर आपको बताऊं, मैं 2G में से आप कंज्यूम कर रहे हैं डाटा और 5G का डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो होगा क्या कि 2G पे लोअर फ्रीक्वेंसी पे सारा ऑपरेशन हो रहा है, 5G पे हायर फ्रीक्वेंसी पे सारा ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। 2G के साथ प्रॉब्लम यह है, पहला एडवांटेज 2G का यह है कि जब लो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ इस पे यूज होगा तो जो कम्युनिकेशन है वो लंबी दूरी तक हो सकता है, मींस जो वेव्स हैं वो लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन इस पे डाटा लोड ज्यादा नहीं कैरी कर सकती है। ठीक है, अब 5G में क्या है कि 5G में जैसे जैसे ओवर टाइम इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, लोगों के पास स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए हैं, लोग डाटा कंज्यूम करना शुरू किए हैं, तब से जो डाटा का लोड है इंटरनेट ट्रैफिक पे वो ज्यादा हो गया है। तो डाटा लोड उतना कैरी करने के लिए जो एक के बाद एक जनरेशन के अब सिस्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर 5G हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 6G हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डाटा का इनका जो कैपेसिटी होगी डाटा कैरी करने का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा है यहां पे, अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो वेवलेंथ वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ये एक डिसएडवांटेज है कोई भी नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि जो टावर्स हैं, जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स, उनकी डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मींस कि अगर अभी तक अगर 3G के लिए एक टावर सफिशिएंट था, फॉर एग्जांपल अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है, अब क्या होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर 6G में ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि 13 टावर्स लगाने होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो टावर्स की डेंसिटी होगी अब वो ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले समझाया कि रिसर्च पाथवेज, जितना भी टैलेंट है इंडिया में, इंडिया का जो टैलेंट पूल है उसको हम लेवरेज करें
और स्टैंडर्ड सेट करने में मदद करें। यही नहीं, जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, क्योंकि अभी तक जितना भी टेलीकम्युनिकेशन में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सारे वेस्ट से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो हमारा उस पर IPR राइट्स हो, हम डोमेस्टिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, जितने भी टेलीकॉम गियर्स हैं उनकी। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट पूल है उसका ऑप्टिमम वे में उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भी बचेगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारा डिपेंडेंस से हम बचेंगे, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, कुछ रीजंस हैं कि क्यों गवर्नमेंट इनको लेके आना चाह रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेटिव गोल्स इसमें दिए हैं। गोल्स क्या दिए हैं? गवर्नमेंट ने ये कहा है कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को, जो उसकी मोबाइल में जो स्पीड होगी वो एटलीस्ट 100 Mbps का स्पीड हो। अभी तक जो हम स्पीड यूज करते हैं वो काफी कम होता है। स्पीड आपको ज्यादा मिलता भी है, तो जब तक आप वाईफाई ना लें तब तक ज्यादा स्पीड अच्छे से नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि 6G हम लेके आएंगे तो सभी नागरिकों को एटलीस्ट 100 Mbps का स्पीड मिलेगा। और देखें, गवर्नमेंट ने भारत नेट में प्रोजेक्ट में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भारत नेट प्रोजेक्ट का, कि जितने भी इंडिया में ग्राम पंचायत हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने कुछ उसमें स्पीड का भी टारगेट रखा था, लेकिन स्पीड मीट नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि सभी ग्राम पंचायतों को एटलीस्ट 0.5 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड से कनेक्ट किया जाए। 0.5 टेरा TBps स्पीड बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अभी तक देश भर में 40,000 ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिनको की 4G का स्पीड, 4G की कनेक्टिविटी उनको नहीं मिली है। तो जरूरी यह है कि जो पहले का जो ये बैकलॉग है उसको कवर करें, और 6G जब हम लाएं तो एटलीस्ट 0.5 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड सभी ग्राम पंचायतों को मिले। फिर है, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम देश भर में 50 मिलियन इंटरनेट हॉटस्पॉट्स लगाएंगे, जिससे सभी बात होती है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, बस स्टैंड पे, जितनी पब्लिक स्पेसेस हैं वहां पे हॉटस्पॉट लगाने की तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कमिटमेंट किया हुआ है लगाने का। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे देश भर में 5 करोड़ इंटरनेट हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि पर स्क्वायर किलोमीटर 13 हॉटस्पॉट्स रहेंगे। ठीक है, तब जाके ये प्रॉपर वे में कवर हो पाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं लाने का। अब देखें 6G और 5G में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए, पहली बात तो ऑफ कोर्स ये है कि अगर हम जैसे जैसे एक नए जनरेशन में मूव कर रहे हैं 3G से 4G, 4G से 5G, तो जो डाटा का स्पीड है, जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह सर्फ करते हैं तो वहां पे इजीली हो जाता है, स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा नहीं लगता। या फिर हम फाइल डाउनलोड करते हैं, फाइल डाउनलोड इजीली हो जाता है। तो अभी तक जो भी इश्यूज हैं इंटरनेट के यूज में स्पीड को लेके, फाइल डाउनलोड को लेके, वो सुपर फास्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो कंज्यूमर्स का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट यूज का, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है लेटेंसी का। देखें, लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डाटा है, अगर आप कोई फाइल्स भेज रहे हैं तो कितना जल्दी वहां पर पहुंच जा रहा है। अभी देखिए, जो एक टर्म होता है स्पीड का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे एक सेकेंड में कितने डाटा पॉकेट्स एक वेवलेट कैरी कर सकता है। देखिए, स्पीड का मतलब ये होता है कि कितने सारे डाटा पैकेट्स, लेट से कि एक एरिया में कई लोग फाइल भेज रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितने डाटा पॉकेट्स को जो इंटरनेट है वो कैरी कर सकता है। लेकिन लेटेंसी का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में कितने पेस के किस स्पीड से डाटा पहुंच सकता है, यानी कि लेटेंसी पीरियड जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा एडवांस सुविधाएं होंगी। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था रोबोटिक सर्जरी का, रोबोटिक सर्जरी के लिए लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्जरी वगैरह बहुत सेंसिटिव होता है। अगर रोबोट के रेस्पॉन्स में डिले होने लगा तो सर्जरी खराब हो सकती है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई बैंगलोर से पढ़ा रहा है, कोई किसी गांव में पढ़ रहा है, तो लेटेंसी कम हो जाएगा
तो पढ़ने और पढ़ाने का एक्सपीरियंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो पहली बात है, पहला डिफरेंस कंज्यूमर्स का यूजर एक्सपीरियंस, दूसरा डिफरेंस है लेटेंसी का बहुत ज्यादा कम हो जाना, और तीसरा डिफरेंस है सैटेलाइट इंटरनेट। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जब 6G आ जाएगा तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्टिविटी को लेके, उसको हम सप्लीमेंट करेंगे सैटेलाइट से। सैटेलाइट सप्लीमेंट करेंगे तो जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे कनेक्टिविटी अभी नहीं है, वहां पे भी हम इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। रिमोट एरियाज हुए चाहे फिर हिली एरियाज हुए, वहां पे हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे। अच्छा, आपको बता दें कि इंडिया में दो ऐसे जगह हैं, इनफैक्ट एक ऐसा जगह है जहां पे कि ऑलरेडी सैटेलाइट के थ्रू गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। वो जगह है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में हालांकि वहां पे भी अब अंडर सी केबल चेन्नई के थ्रू, चेन्नई से ले जाया गया है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है अभी तक। गवर्नमेंट का ये कहना है कि पूरे देश भर में जहां जहां भी ग्रे एरियाज हैं, जहां पे नहीं पहुंच पाया है इंटरनेट की सुविधा, वहां पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी 6G पे काम शुरू कर दिया है? तो साउथ कोरिया ने सबसे पहले अनाउंस किया। साउथ कोरिया ने 2021 में कुछ, अगर इंडियन करेंसी से हम बात करें तो 1400 करोड़ या फिर अप्रोक्सीमेटली लेस देन 200 मिलियन, ठीक है, लेस देन 200 मिलियन साउथ कोरिया ने एलोकेट किया 6G के लिए। 6G पे रिसर्च के लिए, उससे संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। जापान और जर्मनी इन्होंने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू किया इन्होंने, ठीक है, जर्मनी का और जापान का, ये लोग ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं 6G का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुकी हैं, और गवर्नमेंट नहीं चाहती। देखिए, इंडिया में 5G का रोल आउट ऑलरेडी डिलेड हो चुका है। साउथ कोरिया में, जापान में, यूएस में 5G अपने फुल स्पीड पे है, वहां पे अपना काम कर रहा है। सारी जगह आपको 5G की सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगा। तो इंडिया में 5G का रोल आउट ऑलरेडी डिलेड हो चुका है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अब कि 6G जब रोल आउट हो तो हम पीछे रह जाएं बाकी कंट्रीज से। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे ही हम सारी चीजें रेडी हो, जो स्टैंडर्ड्स रेडी हो, इक्विपमेंट्स रेडी हो, हम 6G का रोल आउट कर दें। तो ये थी बात 5G और 6G की। जो सिनॉप्टिकल फॉर्म में नोट्स है वो मैंने बनाया हुआ है, आप जब डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जो तीसरा टॉपिक के डिस्कशन के लिए वो है भूटान से संबंधित है। भूटान चाइना से बातचीत कर रहा है अपनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए। मीन्स की एक डिमार्केशन हो जाए कि चाइना का बाउंड्री कहां खत्म होता है और भूटान का बाउंड्री कहां खत्म होता है। देखें, भूटान और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इंडिया के लिए भी सेंसिटिव हैं। फॉर एग्जांपल डोकलाम एक भूटान की ईस्टर्न में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पर भी चाइना ने क्लेम किया है। ऑफ कोर्स वो जो तवांग रीजन है हमारा, उसके बिल्कुल पास में सटा हुआ है। तो अगर भूटान के जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जो चाइना के साथ हैं, उसमें इंडिया के भी कुछ सेंसिटिविटीज हैं। अब भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूरोप में एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में कहा कि 3 इक्वल पार्टनर्स हैं इस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में। देखें, अभी तक क्या था कि चाइना के साथ जो भी डीलिंग्स हुआ करती थी भूटान की, वो इंडिया को कॉन्फिडेंस में रख के हुआ करती थी। भूटान का इनफैक्ट अपना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है चाइना के साथ। अगर चाइना के साथ जो भी उसकी भूटान की बात होती है, तो जो चाइनीज एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसके साथ भूटान की एम्बेसी कांटेक्ट करती है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है। अभी तक डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भूटान और चाइना के बीच में नहीं है। अच्छा, चाइना क्या देखता है? देखिए, भूटान नेचुरली कह सकते हैं, चाहे फिर हिस्टोरिकली, हमेशा से जो चाइना पॉलिसी रही है भूटान की, कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो भूटान की फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का काफी इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली इंडिया के अलावा नेबर चाइना ही है। तो चाइना ये चाहता है कि भूटान को जो इंडिया का इन्फ्लुएंस से उसे बाहर लाया जाए, भूटान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स उसको सेटल किया जाए, और कहीं ना कहीं चाइना की नजर है डोकलाम पे। तो इन्होंने अक्टूबर 2021 में ही कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए थे, शुरू कर दिए थे बॉर्डर टॉक्स, और इन्होंने ये कहा था
कि एक 3 स्टेप रोड मैप शुरू किया जाएगा जो भी बॉर्डर इश्यूज उनको रिजॉल्व करने के लिए। 3 स्टेप रोड मैप, ठीक है। और फिर इन्होंने इस रोड मैप में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, 2 नॉर्दर्न वैलीज हैं कि जो भूटान का जो बॉर्डर है, अगर आप यहां पे देखें भूटान का जो बॉर्डर है यहां पे 2 वैलीज हैं। 2 वैलीज का नाम है पसमलुंग और जकरलुंग। ये 2 वैलीज हैं, इस पर बातचीत चल रही है। फिर नीचे में है डोकलाम। यहां पे आपको मैं दिखा दूं, यहां पे डोकलाम देखिए, यहां पे है, ये सिक्किम का रीजन है, ठीक है। ये सिक्किम है, ये भूटान है, डोकलाम यहां पे है, ठीक है। और पसमलुंग और जकरलुंग जो वैलीज है ये ऊपर साइड में है। अच्छा, अब देखें जो चाइना क्लेम कर रहा है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और यहां पे जो रीजन है ये हमारा तवांग रीजन है। तवांग पे चाइना का नजर है, डोकलाम पे चाइना का नजर है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस टेरिटरी पे क्लेम करके इंडिया को स्क्वीज करने की कोशिश चाइना कर रहा है। तो इस अनाउंसमेंट से कि चाइना के साथ बातचीत चल रही है, इनफैक्ट इंडिया को पता था चाइना के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस दिया है भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को इस टॉक में, इस नेगोशिएशन में, वो काफी सरप्राइजिंग था इंडिया के लिए। तो अभी भूटान की जो 5th किंग है वो इंडिया आए हुए हैं, इंडिया आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने उनको इनवाइट किया है। उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। ये इंडिया में आने वाले हैं और बेसिकली बातचीत यही होने वाली है। देखते हैं बातचीत क्या होने वाली है, क्योंकि इनकी जो बातचीत है वो प्राइम मिनिस्टर से भी होगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर से बात होगी वो इंटरेस्टिंग होगी, उसका आउटकम क्या होगा। हालांकि जो दोनों साइड्स हैं अभी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी को दबा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग कारण से इनको बताया जा रहा है कि इंडिया आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंसर्न ये है कि क्या भूटान चाइना के साथ बात कर रहा है तो चाइना को एज ए इक्वल पार्टनर क्यों कहा है, चाइना को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना चाह रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हो गया है, और चाइना का जो बिहेवियर है, अगर इंडिया में की टेरिटरी वो इंक्लूड कर सकता है लेह लद्दाख के रीजन में, तो भूटान पे क्यों नहीं कर सकता। आपको बता दें कि जो भूटान का बॉर्डर है चाइना के साथ, उस बॉर्डर पर, नॉर्दर्न बॉर्डर पे भूटान चाइना ने विलेजेस बनाए हैं। बेसिकली ये डिफेंस विलेजेस होती हैं। यहाँ पे नेचुरल विलेजेस ये नहीं होता है, जो भी होता है वो डिफेंस पर्सनल सर्विस के लिए होता है। कुछ कुछ लोकल लोगों को भी बसा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि लगातार चाइना भूटान के भी टेरिटरी पे इंक्रोच कर रहा है। यहाँ पे ऊपर में 2 वैलीज डिस्प्यूटेड हैं, यहाँ पे चाइना ने विलेजेस बनाए हैं, और मीडिया का कहना है कि जो विलेजेस है ये भूटानिस टेरिटरी में है, ठीक है। यहाँ पे चाइना का नजर है, यहाँ पे चाइना का नजर है। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें कि क्या भूटान टेरिटरी स्वैप करने वाला है, और टेरिटरी स्वैप करेगा तो क्या उसमें डोकलाम है। चाइना यही चाहेगा कि डोकलाम उसको मिल जाए, कि चाइना नॉर्दर्न बाउंड एरियाज पे अपना क्लेम छोड़ दे, उसके रिटर्न में उसको डोकलाम मिल जाए, क्योंकि डोकलाम बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपको बता दें कैसे। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंडिया का इंटायर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इंटायर नॉर्थ ईस्ट है, ये जो रीजन है, ये इसको बोलते हैं चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसका जो विड्थ है मोस्ट सरप्राइजिंगली ये सिर्फ 25 किलोमीटर का है। अब बता दें कि यहाँ पे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ फोर्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड क्वालिटी, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे स्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे स्टेब्लिश्ड हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर कभी कुछ इश्यूज होते हैं चाइना के साथ, तो चाइना इस पर जरूर अटैक करेगा, और चाइना का ऑब्जेक्टिव यही होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटना, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है वो अलग हो जाए। देखिए, चाइना ने पहले भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को प्रमोट किया है। कुछ आजादी के बाद 30-40 सालों तक, खासकर जब माओ थे, तो जब उन्होंने डेंग जियाओपिंग के समय में जब इकोनॉमी में फोकस करना शुरू किया तो थोड़ा सा अपना टेंशन हटा लिया वहां से। लेकिन चाइना ने काफी इंटरेस्ट रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और चाइना हमेशा चाहेगा कि अगर इंडिया के साथ कुछ मिलिट्री डिस्प्यूट होता है, मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है डिस्प्यूट में, तो सबसे पहले चाइना की नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई सिर्फ 25 किलोमीटर है, नीचे बांग्लादेश है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है इंडिया के लिए कि क्या अगर भूटान बात कर रहा है चाइना के साथ,
तो उसमें डोकलाम को क्या स्वैप करेगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखें चाइना को एक इक्वल इंटरलोक्यूटर का, इट मींस कि चाइना को कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उसमें 3 हैं, इंडिया, चाइना और भूटान, और तीनों इक्वल इंटरलोक्यूटर्स हैं। अभी तक अगर इंडिया बात करता रहा है, तो अगर हम लद्दाख की बात करें, वहां पे भी चाइना के टेरिटरी में हमारे आया हुआ, अगर हम बात करते हैं जो भी मीटिंग होती है डीजीएमओ वगैरह की, तो उसमें सिर्फ ये बात होती है कि आप इस टेरिटरी में आपको ये टेरिटरी खाली करनी है। ऐसे ही डोकलाम में चाइना अपना रोड एक्सटेंड कर रहा था टुवर्ड्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो चाइनीज इंडियन मिलिट्री ने वहां पे इंटरवेन किया और उसके एक्शंस को रोका। जो भी इक्विपमेंट थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनको लेकर वापस जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल इंटरलोक्यूटर बनाने का मतलब ये है कि वो एक पार्टी होगी वो डिस्प्यूट में। अभी तक ये रहा है कि ये जमीन हमारी है, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, चाइना के साथ करना क्यों चाह रहा है? चाइना के साथ इसलिए करना चाह रहा है कि भूटान इसलिए नेगोशिएट करना चाह रहा है कि देखिए चाइना एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हो गया है, और चाइना सभी अपने नेबर्स के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको सेटल कर लिया है, लेकिन सिर्फ इंडिया और भूटान के साथ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बार बार भूटान के ऊपर दबाव बनाई जा रही है इसको सेटलमेंट करने के लिए, और सेटलमेंट करने का पर्पस यही है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस से भूटान को बाहर लाया जाए, ठीक है। फिर बात यह है कि उसने धीरे धीरे चाइना के ऊपर चाइना ने धीरे धीरे भूटान के ऊपर विलेजेस भी अपने बना लिए। भूटान को यह लग रहा है कि अगर इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है और अगर ये अपना डिस्प्यूट सेटल नहीं कर पा रहा है, इंडिया की टेरिटरी को इंक्रोच कर दे रहा है चाइना, एक स्ट्रेटजी है चाइना की सलामी स्लाइसिंग, ठीक है, सलामी स्लाइसिंग। इसका मतलब यह है कि किसी की टेरिटरी पे उतना क्लेम करो, एक बार में सिर्फ उतना क्लेम करो कि वो जो कंट्री है वो मिलिट्री पावर का यूज ना करे। मीन्स की जो मिलिट्री एक्शन का जो थ्रेशोल्ड है उसके नीचे रह के हम काम करें कि धीरे धीरे इंक्रोच भी कर लें और कोई बड़ा वॉर भी ना हो। ये स्टडी सलामी स्लाइसिंग का। अब देखें यहां पे भूटान का समझ में ये आ रहा है कि अगर इंडिया के टेरिटरी खुद सुरक्षित नहीं है तो इंडिया भूटान की टेरिटरी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। डोकलाम भूटान का था, 2017 में जब वहां पे रोड बनना शुरू हुआ तो इंडियन आर्मी ने इंटरवेन किया। इनफैक्ट जो फॉरवर्ड पोस्ट है ऊपर के रीजन में भी, भूटान का जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पे भी इंडियन आर्मी के कुछ पोस्ट हैं डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो भूटान की सुरक्षा कैसे करेगा। तो कुछ सवाल हैं अभी देखने में आता है कि आगे क्या होता है, कैसे नेगोशिएशंस होते हैं, कैसे भूटान इंडिया को कॉन्फिडेंस में रखता है, क्या क्या एश्योरेंसेस देता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डोकलाम, ये दोनों इंडिया के नजर में रहेगा, क्या भूटान के इस पे क्या स्टैंड है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन द हिंदू एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।